तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं ब्रजेश कुमार आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी तैयारी को बहुत अच्छे तरीक़ा से प्रिपेयर कर रहे होंगे। और आज जो है हम लोग देखते हैं मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल का क्या मतलब हुआ? मौर्योत्तर काल का मतलब हो गया कि जो मौर्य वंश का अंत हो गया। जब मौर्य वंश के अंत होने से हम लोग देखते हैं कि छोटे छोटे राज्य का उदय होता है, उसी में एक मौर्योत्तर काल होता है, जहाँ पे क्या होता है कि वृद्धरथ जो रहता है, वृद्धरथ की जो मगध वंश के अंतिम शासक जो होते हैं, मौर्य वंश के जो अंतिम शासक होते हैं, वृद्धरथ की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने कर देता है और एक ब्राह्मण साम्राज्य की स्थापना करता है। तो हम लोग मौर्य काल के बाद जो काल का विस्तृत हुआ, जो मौर्य की अंतिम काल थी और उससे वृद्धरथ की मृत्यु के बाद जो काल का प्रारंभ हुआ, उसी में हम लोग मौर्योत्तर काल, उसी को हम लोग मौर्योत्तर काल बोलते हैं कि मौर्य के बाद का काल। तो हम लोग इसमें देखते हैं कि मौर्योत्तर काल में क्या होता है कि पुष्यमित्र शुंग, जो मौर्य वंश का अंतिम शासक वृद्धरथ रहता है, उसकी हत्या कर शुंग वंश की स्थापना 185 ईस्वी में करता है। अब देखते हैं कि शुंग वंश की स्थापना जो होता है वह पुष्यमित्र शुंग करता है। इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं बनते हैं, कुछ प्रश्न जो बनते हैं जिसको मैंने पॉइंट आउट कर दिया है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि 4-5 ऑप्शन दे दिया जाएगा, उसमें से पूछ लिया जाएगा कि ब्राह्मण समाज इसमें कौन थे। तो इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, उसमें से आपको एक टिक आउट करना रहता है और 1-2 पॉइंट ही है जहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बनी रहती है। तो इसको हम लोग देखते हैं कि शुंग वंश की स्थापना की 185 ईस्वी में। इसमें देखिए पतंजलि पुष्यमित्र के दरबार में रहते थे और देखिए उस समय जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म थी, इसकी उत्पत्ति बहुत ज़्यादा थी। बौद्ध धर्म और जैन धर्म का वर्चस्व था, लेकिन जैसे ही ब्राह्मण समाज की स्थापना हुई तो उसमें क्या हुआ कि जो हमारा जो क्या होता है कि आपको वैष्णव धर्म की उत्पत्ति हो जाती है, वैष्णव धर्म का उत्कर्ष होने लगता है। वैष्णव धर्म को ये क्या करता है कि धीरे धीरे जैन धर्म को धीरे धीरे डाउन करता है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म को, और धीरे धीरे ये क्या करता है कि वैष्णव धर्म को आगे बढ़ाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती है। और इसी में क्या करता है कि यह क्या करता है कि पुष्यमित्र शुंग ने क्या करता है कि राजस्वी यज्ञ करता है, अश्वमेध यज्ञ करता है। उसके बाद यह क्या करता है कि बहुत ज़्यादा वैष्णव धर्म को आगे बढ़ाने की यह कोशिश करता है। आप लोग बहुत देखे हुए कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म, ये दोनों की उत्पत्ति के समय आपको वैष्णव धर्म बहुत नीचे हो जाता है, क्योंकि अधिकांश लोग जो वैष्णव धर्म होते हैं उसको छोड़ करके क्या करते हैं कि वो जैन धर्म और बौद्ध धर्म में कन्वर्ट होने लगते हैं। तो पुष्यमित्र शुंग के समय ही क्या होता है कि इसकी फिर से एक बार वैष्णव धर्म की माने कि उत्कर्ष होता है। अब देखते हैं कि यह क्या करता है कि पुष्यमित्र पतंजलि, जो वेद का पतंजलि जो था, वह क्या करता है कि उसकी जो उत्पत्ति जो होती है, पतंजलि जो रहते हैं वह क्या करते हैं कि पुष्यमित्र शुंग के दरबार में। तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ से बनता है कि पतंजलि किसके दरबार में रहा करते थे? पुष्यमित्र ने मीनांडर यानी हिंद यूनानी को पराजित किया था। तो आप लोग देखिएगा कि एक वीडियो और आएगा जिसमें हम लोग देखेंगे कि हिंद यूनानी, कुषाण, पाला, कुषाण, ये 4 जो वंश आते हैं, 4 जो यहाँ पे जैसे ये मौर्योत्तर काल, मौर्य काल खत्म होता है तो ये छोटे छोटे जगह पर आकर के जो मध्य एशिया से आते हैं और धीरे धीरे आकर के पूरे इंडिया में विस्तृत हो जाते हैं। तो उसी में एक राजा रहता है मीनांडर, जो हिंद यूनानी रहता है, उसको पुष्यमित्र शुंग ने इसको पराजित करता है। उसके बाद देखते हैं इसका जो शासक होता है पुष्य अग्निमित्र। एक चीज आप लोग याद रखिएगा कि मालवा अग्निमित्र क्या है कि एक कालिदास द्वारा रचा हुआ एक काव्य। आप लोग याद रखिएगा कालिदास द्वारा जो रचा हुआ है मालविका अग्निमित्र। इसमें क्या होता है कि अग्निमित्र जो रहते हैं, अग्निमित्र की प्रेम प्रसंग को दर्शाया गया है। तो आप लोग ये सवाल हम लोग उठा कर सकते हैं कि वो तो ऑलरेडी गुप्त वंश में थे, तो गुप्त वंश में वो था, लेकिन गुप्त वंश में ही कालिदास ने मालविका अग्निमित्र की रचना की थी, जो मालविका एवं अग्निमित्र के प्रेम विवाह का वर्णन जिसमें दिया हुआ है। तो इस तरीका से क्वेश्चन एक बन जाता है कि मालविका अग्निमित्र में किसकी प्रेम प्रसंग की प्रशंसा की गई है। इसका अंतिम जो शासक रहता है वह देवभूति रहता है। इसके बारे में कुछ हम लोग देख लेते हैं कि यह स्तूप में पाषाण के लिए, जैसे हम लोग अगला वीडियो में जो आप लोग देखे होइएगा बौद्ध में जो स्तूप जो बना होता था,
जहाँ पे क्या करते थे कि स्तूप बनते थे, जो बौद्ध भिक्षु क्या जो महान लोग होते थे वो मर जाने के बाद उसको जो स्तूप जो बनाया जाता था उसको घेरा जाता था। तो उसको घेरने का जो क्रम जो पहले होता था वह लकड़ी से होता था। लेकिन क्या हुआ कि पुष्यमित्र शुंग के समय में क्या हुआ कि इसको जो घेराव जो है वो पत्थर से होना स्टार्ट हो गया। इसको पत्थर से लोगों ने घेरना स्टार्ट किया। तो इसी चीज का स्तूप में पाषाण के रेलिंग इसी के समय में हुआ था। स्तूप में पाषाण का जो रेलिंग है वह इसी समय में शुंग वंश में हुआ था। अब देखिए वैष्णव धर्म के उत्थान का काल या वैष्णव धर्म का सबसे ऊपर लग गया मनुस्मृति की रचना का काल। इसी में क्या हुआ, शुंग वंश में ही मनुस्मृति की रचना होती है जिसमें सामाजिक विधि और कानूनी व्यवस्था के बारे में जिक्र किया गया है। ऐसा नहीं मनुस्मृति के बारे में लोगों का जो विचारधारा है वह कुछ डिफरेंट टाइप की है, लेकिन उसमें जो था कि लोगों के रीति रिवाज, रहन सहन और प्रशासनिक व्यवस्था की चर्चा थी। ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, पूछ लिया जाएगा कि मनुस्मृति की रचना कब हुई, किसके शासनकाल में हुई, इसमें क्या है। जैसे अर्थशास्त्र में पूछ लिया जाता है कि अर्थशास्त्र में क्या है, तो अर्थशास्त्र देखने से ये लगता है कि वह हम अर्थ के बारे में बताता है, लेकिन उसमें अर्थ के बारे में नहीं, वह राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में जिक्र है उसमें। उसी तरह से मनुस्मृति की जो रचना है वो देखने से ये लगता है कि मनुस्मृति लोगों के विचार को गलत तरीका से रखता है, लेकिन वैसी नहीं है। वह सामाजिक विधि और कानूनी विधि का वर्णन है। उसमें सामाजिक विधि और कानूनी विधि का वर्णन है जो मनु ने किया था। अब देखते हैं कणव वंश। ये भी जो वंश रहते हैं, ये भी एक ब्राह्मण वंश रहते हैं। कणव वंश के संस्थापक जो वासुदेव रहता है वह क्या करता है कि इसकी शुंग वंश की जो अंतिम राजा रहते हैं देवभूति, उसकी हत्या कर देते हैं। तो आप लोग इस तरीका से याद रखते हैं कि देव शब्द से हम लोग याद रख सकते हैं कि शुंग वंश का अंतिम शासक जो था वह क्या करता था कि देवभूति जिसके आगे देव था, लेकिन कणव वंश का जो संस्थापक होता है वो वासुदेव जिसके पीछे देव था। तो इस तरीका से हम देखते हैं इसका अंतिम शासक सुशर्मा होता है। अब साम्राज्य केवल इसके समय में साम्राज्य जो होता है वो केवल पाटलिपुत्र तक ही सीमित किया जाता है, वो बहुत छोटा साम्राज्य बन जाता है। उसके बाद देखते हैं सातवाहन साम्राज्य जी, ये भी ब्राह्मण समाज रहता है और यह संस्थापक इसका सिमुख होता है। सातवाहन साम्राज्य का जो संस्था जो होती है सातवाहन साम्राज्य का, वह क्या करता है कि आंध्र प्रदेश के आसपास रहता है, जहाँ पे गोदावरी नदी के आसपास यह फैला हुआ रहता है। इसकी राजधानी जो प्रतिष्ठान महाराष्ट्र के आसपास रहता है। प्रतिष्ठान महाराष्ट्र आप लोग देखे होइएगा कि औरंगाबाद महाराष्ट्र, ये प्रतिष्ठान जहाँ पे हम लोग कहते हैं, ये महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के बीच का जो जगह पड़ता है वहीं पे इसकी राजधानी थी। कृष्णा और गोदावरी का क्षेत्र होता है। यह कृष्णा और गोदावरी जो नदियाँ बहती हैं उसी के क्षेत्र में यह इसकी फैलाव थी। इसका प्रमुख शासक गौतमीपुत्र सतकर्णी होता है, इसको याद रखिएगा, गौतमीपुत्र सतकर्णी। सातवाहनों ने सर्वप्रथम ब्राह्मण भिक्षुकों को भूमि दान देने की प्रथा आरंभ की, जिसे नाना घाट अभिलेख में यह प्रचलित है। तो देखिए सातवाहन जो क्या करता था कि पहले जो ब्राह्मण, ये खुद ब्राह्मण था और ब्राह्मण का जो भिक्षुक देता था उसके बदले में वह क्या करता था कि ये जमीन देता था। तो जमीन देने से क्या हुआ कि धीरे धीरे जो हो गया कि सामंती व्यवस्था का उत्पत्ति हो गया। जैसे अगर कोई राजा ने किसी को भूमि दिया भिक्षा के बदले में, तो उसने क्या किया कि उस भूमि पर क्या किया कि जोताबाद करने लगा, फिर उसने कोई कार्य किया तो फिर राजा ने उसको भूमि दे दिया। तो इससे हुआ कि ब्राह्मणों की जो भूमि की व्यवस्था है वह ज़्यादा बढ़ गई, और इससे क्या हुआ कि वह समांती व्यवस्था हो गया। समांती व्यवस्था कहने का मतलब हो गया कि राजा के अंदर एक और राजा, तो इस तरीका से राजा के अंदर एक और राजा की व्यवस्था, जिसको हम लोग समांती व्यवस्था बोलते हैं, उसका उदय हुआ। अब हम लोग देखते हैं कि नाना घाट अभिलेख से इसकी चर्चा होती है। उसके बाद आते हैं सामंत व्यवस्था भी स्थापित हो गई। इसके बारे में सामंत व्यवस्था के बारे में बात होगी, राजा के अंदर एक और राजा जो भूमि देने की दान से जो भूमि प्राप्त हुआ उससे भी वो विस्तृत हो गया, और वो राजा के अंदर में एक और राजा हो गया। इस तरह से सामंती व्यवस्था का शुरुआत हुआ। सातवाहनों में सीसा, चांदी, पोटीन और कांसे आदि के सिक्के चलवाए, लेकिन यह सबसे प्राथमिक शीशे का सिक्का जो आप लोग सुनिएगा कि सिक्के का सिक्का सबसे पहले किसने चलवाया था, तो सातवाहनों ने अधिकांश मात्रा में सोने के सिक्का शीशा का सिक्का चलवाए थे। सातवाहन सर्वप्रथम मातृ सतमाता, जैसे आप लोग यहाँ पे देखे होइएगा कि गौतमीपुत्र सतकर्णी, तो यहाँ पे क्या हुआ कि माता का नाम से ही क्या करता था कि सत्ता चलता था। एक और हम लोग देखे होइएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में भी था कि
सत्तात्मक सत्ता थी, और इसमें भी हम लोग देख रहे हैं कि ये माता से रिलेटेड जो सत्ता थी वह चलती थी। तो इस तरीक़ा से हम लोग देखते थे कि माता के नाम से सिर्फ सत्ता चलती थी, लेकिन उसका जो हेड जो होता था, जो राजा जो होता था, वह पितृसत्ता महात्मा था, यानी कि कहने के लिए सिर्फ माता थी, लेकिन सत्ता जो बेसिकली होता था वह सत्रात्मक था। जैसे आज हम लोग कहने के लिए हमारे यहाँ पे राष्ट्रपति है, मेन हेड वही है, लेकिन ऑलरेडी सारा शासन जो होता है वह प्रधानमंत्री के पास रहता है। तो इसी तरीक़ा से कहने के लिए सिर्फ मातृसत्तात्मक थी, परंतु राजा पितृसत्तात्मक थे। अब देखिए कला इसमें होता है कार्ले चैट, ब्राह्मणी लिपि का प्रयोग, अमरावती लिपि का। एक यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन बन जाता है। जैसे ब्राह्मणी लिपि का तो हम लोग जान रहे हैं कि उस समय जब लिपि का विकास होता है तो खरोष्टी लिपि जो होता है वह क्या करता है कि गंधार के साइड में चलता है, जो अब इंडिया से बाहर जो जगह होते हैं गंधार, मकराना, ये सब के साइड में जो होते हैं, जो पाकिस्तान के साइड में और अफगानिस्तान क्षेत्र के साइड में होता है, उसमें खरोष्टी लिपि का उपयोग होता है। लेकिन भारत में मुख्यतः जो लिपि होती है वो ब्राह्मणी लिपि का उपयोग होता है। उसी में एक ब्राह्मणी लिपि का उपयोग होता है, और भाषा जो होता है वह प्राकृत भाषा जो इसमें होता है वह प्राकृत भाषा का उपयोग किया जाता है। तो लिपि हो गया ब्राह्मणी और भाषा हो गया प्राकृत, और एक और इसमें अमरावती कला का विकास हुआ है। अब देखिए हम लोग उसी के समय में ये जो सत्ता जो धीरे धीरे इसकी डाउन होने के समय में क्या होता है कि अशोक का जैसे ही मृत्यु होता है तो क्या करता है कि चेदी वंश जो उस समय उड़ीसा में रहता है उसका उदय हो जाता है, और उसका आप लोग एक राजा सुने होइएगा खारवेल, वह क्या करता है कि फिर से क्या करता है कि पाटलिपुत्र पर आक्रमण करता है, और वहाँ से क्या करता है कि देखिए अशोक के मृत्यु के बाद कलिंग पुनः स्वतंत्र, और कलिंग में आप लोग जानते हैं कि कलिंग का युद्ध अशोक के समय में हुआ था। उनका अशोक ने वहाँ कितना बड़ा लूटपाट मचाया था, उसके बाद उसने बौद्ध धर्म कबूल कर लिया था। लेकिन कलिंग के युद्ध के अशोक की मृत्यु के बाद कलिंग पुनः स्वतंत्र हो जाता है, और कलिंग में चेदी वंश का प्रमाण हाथी गुम्भा अभिलेख से मिलता है। इसको आप लोग देखिएगा, कलिंग में हाथी गुम्भा अभिलेख, इसको याद रखिएगा, बार बार क्वेश्चन पूछा हुआ आता है। हाथी गुम्भा चेदी वंश का अभिलेख, चेदी वंश का प्रमाण किस अभिलेख से मिलता है? तो हाथी गुम्भा अभिलेख से, जिसमें राजा इस वंश का प्रतापी राजा खारवेल था, और इसने मगध पर आक्रमण कर जीन शीतल की जो मूर्ति होती है, जो क्या करता है कि महापद्मानंद जो नंद वंश का स्थापना करता है, महापद्मानंद, वह क्या करता है कि चेदी वंश पर आक्रमण करके वहाँ से जीन शीतल जो जैन का जो मंदिर, जैन का जो मूर्ति होता है, जैन धर्म का जो मूर्ति होता है, उसको क्या करता है कि वहाँ से जीत करके वह ले आता है पाटलिपुत्र में। लेकिन क्या होता है कि फिर देखिए समय कैसे बदलता है कि फिर खारवेल शासक बनता है, और उसने मगध पर आक्रमण कर जीन शीत की मूर्ति को जीत लिया, जो महापद्मानंद कलिंग से लूटा गया था, जो महापद्मानंद ने कलिंग से लूट के लाया था। जैन धर्म का प्रवर्तक, जो खारवेल जो था वह जैन धर्म का बहुत बड़ा प्रवर्तक था। तो इस तरीका से हम लोगों ने देखा कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट जो हुआ मौर्योत्तर काल में क्या क्या इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन होती है उसके बारे में, जहाँ से क्वेश्चन बनता है, जहाँ से निकलता है, उसके बारे में हम लोग देखें। आप लोग जाइए इसके क्वेश्चन बनाइए, और फिर क्या कीजिए कि आप देखिएगा कि इसी से ही क्वेश्चन बेसिकली निकलता है, इससे ज़्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं निकलता है। आप लोग क्या कीजिए कि देखिए मेरे चैनल को, एसएल प्रीलिम्स को, और आप आशा करते हैं कि आप लोग सफल होइए, आप अच्छे अधिकारी बनिए। थैंक यू।